नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। तो आज को जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन है वो आप जानते हैं कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश 1290 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक रहा था। और खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। तुगलक वंश के जो शासक जो गुलाम वंश के जो शासक थे वो अयोग्य और कमजोर साबित हो रहे थे। इस कारण से क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में सत्ता की स्थापना की। और जब जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता की स्थापना की उस समय उनकी उम्र है वो 70 वर्ष हो चुकी थी, यानी कि ये काफी वृद्ध हो चुके थे और वृद्ध होने के बाद में उन्होंने सत्ता की स्थापना की थी। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। आप जानते हैं कि यह कहानी बहुत इंटरेस्टेड है। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया और लंबे समय तक उसका घेरा डाले रखा, लेकिन फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। तो सफलता नहीं मिलने के कारण क्या हुआ कि जो वो लोमड़ी वाली कहानी है उस वैसा ही जलालुद्दीन ने किया। जलालुद्दीन ने क्रोध में आकर के और ये कहा कि मैं इस दुर्ग को जीतना ही नहीं चाहता। उसने कहा कि मैं ऐसे इस प्रकार के दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा ये जो कहानी हुई थी ये रणथंभौर के दुर्ग में हुई थी और ये बहुत ही शानदार तरीके से रणथंभौर के राजपूतों ने अपने दुर्ग की रक्षा की थी। उसे सफलता नहीं मिली। उसके बाद में क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके दामाद व भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या है वो किसने की? इसका दामाद भी था और इसका भतीजा भी था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जब एक जीत के बाद में जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के गले मिल रहा था तो उसने उसे जकड़ कर पकड़ लिया और दो सैनिकों ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। इस प्रकार से विश्वासघात के साथ अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी पर बैठा। 1296 ईस्वी में इलाहाबाद में उसकी हत्या कर दी गई जलालुद्दीन की और उसके बाद में उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी है वो गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनमें सबसे पावरफुल शासक हम कह सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से लेकर के और 1316 ईस्वी तक यानी 20 वर्ष तक इनका शासन रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही कट्टर यानी घोर कट्टर शासक था और ये एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसने खूब अत्याचार ढाए जनता पर, विशेष तौर से हिंदू जनता पर इन्होंने खूब अत्याचार ढाए। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना नाम है वो द्वितीय सिकंदर खुदवाया। द्वितीय सिकंदर इसने कहा इसके अंदर विश्व विजेता बनने की इससे लालसा प्रकट होती है कि अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर जो नाम खुदवाया द्वितीय सिकंदर की मैं दूसरा सिकंदर हूं। आप जानते हैं सिकंदर ने विश्व विजेता कहा जाता है। तो उसी तरह से अलाउद्दीन भी अपने आप को बहुत बड़ा विजेता समझता था। इस कारण से उन्होंने द्वितीय सिकंदर के नाम से सिक्के चलाए। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल दिल्ली में किया गया। 22 अक्टूबर 1296 को बलबन का जो लाल बलबन के द्वारा निर्मित कराया गया लाल महल था वहां पर इसका राज्याभिषेक किया गया। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार यदि हम देखें तो मुख्य तौर से हम देख सकते हैं इन्होंने गुजरात पर विजय 1298 ईस्वी में प्राप्त की थी, जैसलमेर पर विजय 1299 ईस्वी में की थी,
तब वहां पर जैसलमेर के राजा राव दूदा थे। जैसलमेर पर विजय से कांड की थी कि जब वो गुजरात विजय से लौट रहा था तो उसके घोड़े जैसलमेर वालों ने छीन ली। इस चीज का बदला लेने के लिए उसने राव दूदा पर आक्रमण किया। रणथंबोर की विजय 1301 ईस्वी में अमीरदेव चौहान के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि किस प्रकार से अमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल व रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला करके और धोखे से इस रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण किया था और इसे विजय भी प्राप्त की थी। यदि विश्वासघात नहीं होता तो रणथंबोर को दुर्ग को जीतना लगभग नामुमकिन था। उसके बाद में चित्तौड़ विजय आती है 1303 ईस्वी में। ये रावल रतन सिंह के समय में थी। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ऐसा मानता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य था वह उद्देश्य यह था कि वो रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। जबकि अन्य इतिहासकार है वो इस प्रकार की बात को नहीं मानते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और इस पर आक्रमण किया। तो अन्य इतिहासकारों के साथ साथ यदि हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात पर गौर करें तो वो बात 1303 ईस्वी की घटना है और मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है 1544 ईस्वी में। तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रामक या भ्रम पैदा जरूर होता है। तो इस प्रकार से चित्तौड़ विजय भी AK यानी अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त कर ली थी और उसके बाद में उन्होंने जालोर दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। जिसकी कहानी जालोर विजय की भी कहानी बहुत इंटरेस्टेड है कि जालोर का शासक कानड़देव था और कानड़देव का एक पुत्र था विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा। कई विद्वान उसके प्रेम प्रसंग के बारे में विवरण करते हैं और अन्य जो इतिहासकार है वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा थी जो उन्हें जालोर तक खींच करके ले गई। जालोर विजय के से पहले अलाउद्दीन ने सिवाना विजय भी प्राप्त की थी। वो भी बहुत मोस्ट कहानी है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की यदि हम सभी कहानियों को विस्तार पूर्वक पढ़ें, आगे जिस जिस प्रकार का ये टॉपिक आएगा उसमें हम जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी विजय प्राप्त की उन विजयों में एक भी विजय ऐसी नहीं है जो उन्होंने बिना छल कपट के या ईमानदारी पूर्वक कोई भी विजय प्राप्त की हो। उन्होंने अपने प्रत्येक विजय में छल कपट का सहारा लिया है। आगे हम यदि देखें तो हम देखते हैं कि मलिक काफूर की सहायता से AK ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। मलिक काफूर नाम का एक सेनापति था जो हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म इसने कबूल किया था और ये जो मलिक काफूर था यह अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात विजय के दौरान मिला था और इसकी सहायता से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। और एक इतिहासकार ऐसा कहता है कि मलिक काफूर अपनी विजय प्राप्त करता हुआ दक्षिण में रामेश्वरम तक चला गया था। यानी काफी लंबे चौड़े क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन ने राजस्व के ढांचे में बहुत अच्छा बदलाव किया। ये बहुत मोस्ट लाइन है। राजस्व सुधार की यदि हम बात करें तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नाम आता है कि उन्होंने राजस्व के क्षेत्र में बहुत अच्छा बदलाव किया। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी। अलाउद्दीन ने कहा कि खलीफा की जो सत्ता है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि अलाउद्दीन इस्लाम धर्म का एकदम कट्टर सुन्नी मुसलमान था। एक जगह ऐसा आता है यदि हम उसके हिंदुओं के साथ व्यवहार की बात करें तो हम देखते हैं कि बयाना के अंदर एक मौलवी रहता था और वो न्याय करता था और उसके द्वारा जो कहा जाता था अलाउद्दीन उसी प्रकार के सिद्धांत पर चलता था, उसी प्रकार की विचारधारा मानता था। तो वो इस प्रकार के नियम लागू करता था कि यदि वो उसने बताया था कि जो हिंदू जो है वो पैगंबर के महान शत्रु है, पैगंबर के विचारों के दुश्मन है और प्रत्येक हिंदू है वो इस्लाम को टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए ही है और यदि किसी हिंदू को जो टैक्स वसूल करने वाला यदि उसके मुंह में थूकना चाहे तो उससे थूकने का पूरा अधिकार है। तो इस प्रकार के घटिया कानून है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमें देखने को मिले क्योंकि वो खलीफा की सत्ता को मानता था, पैगंबर में विश्वास करता था। खलीफा की सत्ता मानने के कारण उसने यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनिन नाम की एक उपाधि धारण की थी।
आप देख सकते हैं एक छोटी सी उपाधि है, यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनिन नाम की उपाधि है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अब बात करते हैं कि अमीर खुसरो के का एक ग्रंथ है खजाइनुल फुतुह। अमीर खुसरो एक इतिहासकार रहे, प्रसिद्ध इतिहासकार, और उनका ग्रंथ है खजाइनुल फुतुह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा गया, कि वो जनता को चराने वाला है, या पूरे विश्व का संतान है। ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने राज्य पर ही शासन करता है, जबकि पूरे विश्व का उन्होंने सुल्तान माना है। अलाउद्दीन ने सबसे महत्वपूर्ण सुधार है वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था में किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था की यदि हम बात करें तो बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने कई प्रकार के पदों को सर्जन किया, और ये पद इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहला पद है दीवान रियासत। दीवान रियासत का जो पद था वो व्यापार पर नियंत्रण के लिए था। व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन ने दीवान रियासत का पद सर्जित किया। मुहतसिब जनसाधारण व नापतोल का निरीक्षण करने के लिए, जनसाधारण का जांच करने के लिए और नापतोल पर निरीक्षण करने के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी का पद का सर्जन किया। सहाना या दंडाधिकारी ये बाजार का दरोगा होता था। बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। तो ये जो चार पद हैं ये मुख्य तौर से आप देख सकते हैं। इन चारों पदों को दीवान रियासत, सहाना या दंडाधिकारी, मुहतसिब और बरीद ए मुमालिक, ये चार अधिकारी जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया था। आगे बात करते हैं हम कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इससे पहले जो सेना को वेतन प्रदान किया जाता था वो नगद नहीं दिया जाता था, वेतन है वो जमीन के रूप में दिया जाता था, उन्हें भूमि प्रदान की जाती थी, जबकि नगद वेतन देने का कार्य है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अलाउद्दीन ने अलाई किला भी बनवाया था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मौत हो गई। अलाउद्दीन की मौत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसे कोढ़ या जलोदर भी कहा जाता है, कोढ़ नाम का एक रोग हो गया था, जिसके कारण उसका अंतिम समय वो बहुत ही बुरा बीता था। और बुरा करने वालों का समय बुरा ही बीतता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इनके शासनकाल में जनता अत्यधिक पीड़ित या दुखी थी। इस कारण से हो सकता है कि भगवान ने इनको दंड दिया हो कि इसके जीवन के अंतिम वर्ष है वो बहुत कठिनता पूर्वक बीते और बहुत दुष्कर उन्हें मौत की प्राप्ति हुई। लेकिन 1316 ईस्वी में अंततः ये खिलजी वंश का पराक्रमी शासक जो था वो मर गया, और उसके बाद में वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना, और उसके बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना जो अंतिम खिलजी शासक था। और इसी के साथ क्या हुआ कि खिलजी वंश की जो सत्ता थी वो सो नष्ट कर दिया गया, और आगे है वो तुगलक वंश की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हमने खिलजी वंश के बारे में जाना आज, और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें व ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद।